हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ाने जा रहे हैं हड़प्पा सभ्यता का पार्ट 2। इससे पहले हम पार्ट 1 को पढ़ा चुके हैं। अगर आप पार्ट 1 को नहीं देखे तो आप पार्ट 2 को देखने के बाद आप पार्ट 1 को जरूर देख लीजिएगा। चलिए हम एक आपको शॉर्ट रिवीजन करा देता हूं कि पार्ट 1 में क्या क्या पढ़े थे। तो सबसे पहले आपका पार्ट 1 का पहला टॉपिक यह था कि इतिहास किसे कहते हैं। तो इतिहास का अर्थ होता है कि अतीत में, अतीत का मतलब होता है कि बीती हुई समय में जो घटना घट चुका है उसके बारे में पढ़ना, लिखना, समझना ही इतिहास कहलाता है। आपका दूसरा टॉपिक था कि इतिहास जो शब्द है ना उसकी उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर हुआ है। जो इतिहास शब्द है ना इति प्लस हास शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें इति का अर्थ होता है बीती हुई तथा हास शब्द का अर्थ होता है घटित हुई कहानी। फिर आपका अगला टॉपिक यह था कि इतिहास शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के हिस्टोरिया शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना या पूछताछ। फिर आपका अगला टॉपिक था कि इतिहास शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था। तो यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक द हिस्ट्रीज में किया था। किन पुस्तक में? द हिस्ट्रीज में। इन्हें इतिहास का पिता या जनक भी कहा जाता है। फिर आपका अगला टॉपिक यह था कि सभ्यता किसे कहते हैं। तो सभ्यता का अर्थ होता है कि एक उन्नत, उन्नत का मतलब होता है कि विकासशील के रास्ते पर, और संगठित का मतलब होता है कि सभी धर्म के लोग मिलजुल कर एक साथ रहते हैं और एक निश्चित तरीके से अपना जीवन जीते हैं, उसे ही सभ्यता कहते हैं। फिर आपका दूसरा टॉपिक था कि विश्व की मुख्य सभ्यता है। 1920 से पहले ऐसा माना जाता था कि मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और चीन की सभ्यता विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक थे। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुई, तब से यह भी विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक बन गई। इसलिए कि 1920 से पहले हड़प्पा सभ्यता का खोज नहीं हुआ था, लेकिन मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया और चीन की सभ्यता का खोज हुआ था, लेकिन हड़प्पा सभ्यता का खोज नहीं हुआ था। लेकिन 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ, तब से यह भी विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक बन गई। फिर आपका अगला टॉपिक यह था कि पुरातत्व क्या है। तो पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ, गर्भ का मतलब है कि पृथ्वी के अंदर छिपी हुई सामग्रियों के खुदाई कर अतीत के लोगों का मतलब होता है कि पहले के लोगों को भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, उसे ही पुरातत्व कहते हैं। फिर आपका अगला टॉपिक यह था कि पुरातत्विक उत्खनन, माने पुरानी चीजों का उत्खनन। किसी भी स्थल पर पहले पुरातत्विद शब्द इतिहासकारों के लिए प्रयोग होता है। पहले लंबा उत्खनन करते हैं जिससे विभिन्न सभ्यता का प्राचीनतम का पता चलता है। पुरातात्विक वस्तु जितनी गहराई पर प्राप्त होती है वह इतनी ही प्राचीन माना जाता है। किसी भी स्थल पर पहले पुरातत्विद उत्खनन करते हैं, और उत्खनन के दौरान जो वस्तु जितनी गहराई पर प्राप्त होती है ना, वो उतने ही प्राचीनतम माना जाता है कि पुराना माना जाता है। फिर आपका अगला टॉपिक यह था कि पुरातत्विद से आप क्या समझते हैं। वह व्यक्ति जो पुरातत्विद उत्खनन करता है और उस ज्ञान को प्राप्त करता है और उस ज्ञान को दुनिया के सामने प्रकट करता है, उसे ही पुरातत्विद कहते हैं। पुरातत्विद शब्द उनके लिए प्रयोग होते जो इतिहास के बारे में पता लगाते हैं, और उससे जो ज्ञान मिलता है वो दुनिया के सामने प्रकट करता है, उसे ही पुरातत्विद कहते हैं। फिर आपका अगला टॉपिक यह था कि हड़प्पा सभ्यता का खोज कैसे कैसे हुआ। सर्वप्रथम 1826 में हड़प्पा टीले का उल्लेख चार्ल्स मैसन द्वारा किया गया था। फिर 1856 में कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने के दौरान हुई खुदाई में दो अंग्रेज को कुछ पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुआ था, जिसका नाम था जॉन बंटन एवं विलियम बंटन। फिर 1873 में जनरल कनिंघम को भी हड़प्पाई पुरावस्तु प्राप्त हुई। 1873 में जो जनरल कनिंघम है ना, कुछ उसको भी हड़प्पाई पुरावस्तु प्राप्त हुए थे। फिर 1912 ईस्वी में J.F. फ्लीट महोदय ने यहाँ से प्राप्त पुरावस्तु के आधार पर एक लेख लिखा। फिर भी कनिंघम एवं फ्लैट महोदय हड़प्पा सभ्यता का महत्व का मूल्यांकन करने में असमर्थ रहा। फिर भी लेख लिखने के बाद भी हड़प्पा सभ्यता के महत्व के बारे में जानने में वो लोग असफल रहा है कि इसीलिए कि उनका मानना यह था कि भारत के इतिहास के प्रारंभ गंगा घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ हुआ था। इसी कारण से वह असफल रहे हड़प्पा सभ्यता की खोजने में। इस महत्वपूर्ण सभ्यता को
पता लगाने का श्रेय किसे जाता है? दयाराम राय बहादुर दयाराम साहनी को, क्योंकि इन्हीं व्यक्ति ने 1921 ईस्वी में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा नामक स्थल पर पुरातात्विक उत्खनन कर हड़प्पा मुहरी प्राप्त की और हड़प्पा सभ्यता का खोज में सफल रहा। ऐसे ऐसे हड़प्पा सभ्यता का खोज हुआ था। फिर आपका अगला टॉपिक यह था कि पिगट महोदय ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत का मतलब कि बड़ी साम्राज्य का जुड़वा राजधानी बतलाया था। फिर आपका अगला टॉपिक यह था कि हड़प्पा सभ्यता के जो अलग अलग नामों से जाना जाता है जो निम्न है, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसीलिए कहा जाता है कि इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा नाम के स्थान पर ही इस सभ्यता का शुरुआती अवशेष मिले थे। फिर हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस सभ्यता का ज़्यादातर क्षेत्र सिंधु नदी के किनारे बसा ही हुआ था, इसीलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। फिर आपका तीसरा था कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कितना था? तो यह सभ्यता एक त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैली हुई थी जिसका क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के तट एवं पश्चिम में बलूचिस्तान मतलब पाकिस्तान के मकरान समुद्री तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक फैली हुई थी। फिर हड़प्पा सभ्यता का जानकारी किन किन माध्यमों से हुआ था? तो आपका था कि आवास, दूसरा है भूषण, तीसरा है औजार, चौथा था मूर्य और पांचवा था इमारतें और खुदाई से मिले। फिर आपका अगला टॉपिक यह था कि हड़प्पा सभ्यता का विभिन्न नगर इस प्रकार है। इस लाइन का मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर कहाँ पर स्थित है, किस वर्ष उसका खोज हुआ। जैसे कि 1921 ईस्वी में हड़प्पा का खोज हुआ। यह स्थान पाकिस्तान के पंजाब राज्य में है। किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे स्थित है। इसका खोजकर्ता का नाम क्या है? दयाराम साहनी ने। फिर आपका अगला टॉपिक यह था कि हड़प्पा सभ्यता का विभिन्न नगरों से प्राप्त पूरा वस्तु था, जिसमें पहला है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो के आसपास की भूमि बड़ी उपजाऊ था, इसीलिए इसे सिंध का बाग भी कहा जाता है। फिर आपका था हड़प्पा। यहाँ से आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है कि स्त्री की मूर्ति जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखता है वो कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से मिला है। RH-37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। फिर था चनहुदरो, यहाँ से मनके बनाने के कारखाना भी मिला है। पित्तल के बर्तन, लिपस्टिक आदि भी मिला है। इस सभी को हम पार्ट 1 में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कराए हैं, तो आप जरूर पार्ट 2 को देखने के बाद आप पार्ट 1 को जरूर देख लीजिएगा। चौथा था लोथर, यहाँ से फारस की मूर्य, धान एवं बाजरे की खेती का प्रमाण भी मिले हैं। पांचवा था कालीबंगा, यहाँ से अगिन कुंड का प्रमाण मिला है। यह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि अगिन कुंड का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से मिला है। फिर आपका छठा है बनावली, यहाँ से चक्राकार अंगूठियाँ, नाक एवं कान की बलिया, मछली पकड़ने का कांटा एवं मिट्टी के बने खिलौने का आदि का अवशेष यहीं से मिला है। तो हम पार्ट 1 में यहीं तक पढ़ाए थे। आज का पार्ट 2 का इस सेशन का आपका पहला टॉपिक यही होगा कि हड़प्पा सभ्यता का लोग अपने जीवन किन किन तरीकों से जीते थे। मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता में जीवन निर्वाह के तरीके, तो आपका उनका पहला तरीका जीवन जीने का उनका पहला तरीका यह था कि कृषि। वहाँ के लोग मुख्य रूप से कृषि पर भी निर्भर था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से गेहूं, जौ, दाल, बाजरा, सफ़ेद चना, दाल आदि उगाते थे और सिंचाई के लिए नहर एवं कुओं को उपयोग करते थे। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं ना वो अपने भोजन के लिए क्या उगाते थे? गेहूं, जौ, दाल, बाजरा, सफ़ेद चना, दाल आदि उगाते थे और सिंचाई के लिए नहर एवं कुओं का प्रयोग करते। जब खेत में पानी की ज़रूरत होता था तो उस पानी की ज़रूरत के लिए नहर एवं कुओं का उपयोग करते थे। फिर आपका अगला टॉपिक यह है कि हड़प्पा के मुहरे में कुबर वाले बैल की जानकारी मिलता है। जो हड़प्पा सभ्यता का मुहरे मिला है ना उसमें कुबर वाले बैल की जानकारी भी मिलता है। इससे अनुमान लगाया गया है कि जब कुबर वाले बैल की जानकारी मिलता है ना तो वैज्ञानिकों द्वारा पुरातत्वविद के द्वारा अनुमान लगाया गया है कि हड़प्पा के लोग खेत जोतने के लिए बैल का उपयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग खेत जोतने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते थे? तो बैल का।
हल पत्थर या लकड़ी के बने होते थे। जो खेत जोतने के लिए हल होते ना, वह पत्थर या लकड़ी के बने होते थे। और फसल काटने के लिए लकड़ी और पत्थर के बने औजार का प्रयोग करते थे। जब फसल उग जाता है तो उसको काटने के लिए भी न कुछ चाहिए, तो फसल काटने के लिए लकड़ी और पत्थर के बने औजार का प्रयोग करते थे। चलिए, दूसरा है पशुपालन। हड़प्पा सभ्यता का लोग बड़े पैमाने पर पशुपालन भी करता था, वही है दूसरा है पशुपालन। हड़प्पा स्थलों से मवेशी मतलब जो पालतू जानवर होता है, भेड़ हो गया, बकरी हो गया, भैंस तथा सूअर जैसी जानवरों की हड्डियां प्राप्त हुए हैं, जिससे अनुमान लगाया गया, जिससे पता चलता है कि यह लोग इन जानवरों के भी पालते थे और अपना जीवन यापन करते थे। जो हड़प्पा सभ्यता में है ना, हड़प्पा सभ्यता के लोग बड़े पैमाने पर पशु भी पालन करते थे, जिससे अनुमान लगाया गया है कि पशुपालन करते थे। और यहाँ से अनुमान लगाया गया है, जो हड्डी मिला है ना, उनसे अनुमान लगाया गया कि ये लोग भेड़, बकरी तथा भैंस, सूअर जैसी जानवरों को भी पालते थे। फिर तीसरा है जीवन यापन करने का साधन उनका था शिकार। शिकार का मतलब तो आप जानते हैं, आखेटन जिसको बोलते हैं। यहाँ पर मछली, पक्षी एवं जंगली जानवरों की हड्डियां मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता से मछली, पक्षी एवं जंगली जानवरों की हड्डियां भी मिली है, प्राप्त हुआ है, जिससे अनुमान लगाया गया है कि हड़प्पावासी जानवरों का मांस का भी भोजन करते थे। ऐसा नहीं था कि सभी हड़प्पावासी मांस का भोजन ही करते थे, कुछ उसमें शाकाहारी भी थे, कुछ शाकाहारी भोजन करते थे। जैसे कि आज के टाइम में हमारे इंडिया में सभी लोग तो मांसाहारी भोजन नहीं करते, कुछ तो शाकाहारी भोजन भी करते हैं। तो उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता में भी कुछ लोग मांसाहारी भोजन करते थे और कुछ शाकाहारी भोजन भी करते थे। चलिए, आप जानते कि हड़प्पा सभ्यता का नगर नियोजन, हड़प्पा सभ्यता का टाउन की प्लानिंग कैसा था। टाउन प्लानिंग, वहाँ का टाउन का प्लानिंग कैसे किया गया था। तो हड़प्पा सभ्यता के सर्व प्रमुख विशेषता इसकी नगर नियोजन है। जो हड़प्पा सभ्यता के सर्व प्रमुख विशेषता क्या है, इसकी नगर नियोजन है। यहाँ के नगर 2 भागों में विभाजित किया गया था। जो हड़प्पा सभ्यता है ना, वहाँ के नगर कितने भागों में विभाजित किया गया था, 2 भागों में। जिसमें आपका पहला शहर है दुर्ग। दुर्ग का मतलब होता है कि ऊंचा शहर, जिसमें आपका पहला है दुर्ग। दुर्ग शहर का मतलब होता है कि जिसे ऊंचाई पर बसाया गया हो, उसे दुर्ग शहर कहा जाता है। यह शहर निचला शहर से आकार में छोटा था। ये जो दुर्ग शहर है ना, जो निचला शहर से आकार में काफ़ी छोटा था, इस शहर को दीवार से घेरा गया था। जो दुर्ग शहर है ना, इसे दीवार से घेरा गया था, जो निचला शहर से इसे अलग करता था। ये जो दुर्ग शहर है ना, इसे दीवार से भी घेरा गया था, जो निचला शहर से इसे अलग दिखाता था या अलग करता था। इस शहर में शासक वर्ग रहते थे। इस शहर में अधिकारी वर्ग के लोग रहते, VIP आदमी बोले तो रहते थे। यहीं से लगभग हड़प्पा सभ्यता में शासन चलते थे। यहाँ पर शासक वर्ग रहते थे और यहाँ से स्नानागार, अन्नागार आदि का अवशेष प्राप्त हुआ है। जो दुर्ग शहर है ना, यहीं से स्नानागार, अन्नागार आदि का अवशेष प्राप्त हुआ। चलिए, अब आपको निचला शहर के बारे में बतलाते हैं। निचला शहर का मतलब होता है जिसे समतल भूमि पर बसाया गया, जो दुर्ग से नीचे हो। यह शहर दुर्ग से आकार में काफ़ी बड़ा था। निचला जो शहर है ना, यह शहर दुर्ग से आकार में काफ़ी बड़ा था। दुर्ग शहर छोटा था और ये निचला शहर है काफ़ी बड़ा था। इस शहर को दीवार से भी घेरा गया था। दुर्ग को भी दीवार से घेरा गया था और निचला शहर को भी दीवार से घेरा गया था। जो दुर्ग से अलग करता था, जो निचला शहर है ना, उसको भी दीवार से घेरा गया था, जो दुर्ग शहर से अलग करता था। और निचले शहर में ईंटे का मकान बना हुआ था। यहाँ पर सामान्य लोग रहते थे। जो निचले शहर पर है नहीं, निचले शहर में यहाँ पर ईंटों का मकान तो बना हुआ था, लेकिन यहाँ पर आम आदमी रहते थे, आम आदमी लोग रहते थे। तो आपको समझ में आ गया कि मोहनजोदड़ो का टाउन प्लानिंग कैसे हुआ था। 2 भागों में हुआ था, एक था दुर्ग और एक था निचला शहर। यहाँ से आपको 2 नंबर का
अति लघु उत्तरी प्रश्न था कि मोहनजोदड़ो को टाउन प्लानिंग समझाइए। तो अब आपको उम्मीद है कि आप समझा देंगे। पहला है दुर्ग शहर, दूसरा है निचला शहर, इसके बारे में आपको लिख देना है। चलिए अब आपका यहाँ पर है सड़क व्यवस्था प्रणाली के बारे में भी जानना हमें जरूरी है। मोहनजोदड़ो के प्रमुख विशेषता उसकी समतल एवं चौड़ी सड़क है। समतल का मतलब होता है कि मैदानी क्षेत्र जैसा मैदानी क्षेत्र हो, एवं चौड़ी का मतलब तो आप जानते ही कि बहुत चौड़ा सड़क भी थे। मोहनजोदड़ो की प्रमुख विशेषता उसकी समतल एवं चौड़ी सड़क भी थे। यहाँ के मुख्य सड़क, जो मुख्य सड़क का मतलब होता है कि मेन सड़क 9.15 मीटर चौड़ी थे। 1 मीटर में लगभग 3 फीट होता है, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितना चौड़ी था यहाँ के सड़क, जिसे पुरातत्वविदों ने राजपथ कहा है। जो 9.15 मीटर की चौड़ी सड़क है न, जिसे पुरातत्वविद ने क्या कहा है, राजपथ कहा है। राजपथ का संज्ञा दिया है पुरातत्वविद ने। यहाँ के अन्य सड़कें का मतलब अलग अलग सड़कों की चौड़ाई 2.75 से 3.66 मीटर तक थी। जाल पद्धति के आधार पर नगर नियोजन होने के कारण यहाँ के सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। जो हड़प्पा सभ्यता के शहर है न, इस शहर को किस पद्धति में बनाया गया था, तो जाल पद्धति में बनाया गया था। जाल पद्धति के आधार पर नगर नियोजन का मतलब है कि जाल पद्धति के आधार पर टाउन की प्लानिंग किया गया था, जिसके कारण यहाँ के सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। किस पर, तो समकोण पर, जिससे नगर कई खंडों में विभक्त हो गया था, जिसके कारण नगर कई भागों में विभक्त हो गया था, मतलब बंट गया था। इस पद्धति को ऑक्सफोर्ड सर्कस का नाम दिया गया। जो जाल पद्धति के आधार पर नगर नियोजन मतलब टाउन की प्लानिंग किया गया है ना, उसी को ऑक्सफोर्ड सर्कस का नाम दिया गया है। यहाँ के सड़कें हैं ना, यहाँ के सड़कें, जो मोहनजोदड़ो के सड़कें की सफाई की समुचित व्यवस्था थी। मोहनजोदड़ो की सड़कें की सर सफाई का भी एक व्यवस्था बनाया गया था। कूड़ा इकट्ठा करने हेतु एक अंतराल पर गड्ढे खोदे जाते थे। जो कूड़ा करकट सड़क पर हो जाता है ना, सड़क पर, उसको इकट्ठा करने हेतु सड़क के कात में एक अंतराल पर गड्ढे भी खोदे जाते थे, जिसमें कूड़ा करकट को दफनाया जाता था। मोहनजोदड़ो की सड़क के दोनों किनारे पर चबूतरे भी बने हुए थे। मोहनजोदड़ो के जो सड़क है ना, उनके दोनों किनारे चबूतरे भी बने हुए थे। इन चबूतरों पर बैठकर दुकानदार वस्तु की बिक्री करते थे। जो चबूतरे होते थे ना, उस पर दुकानदार वस्तु जो होता है, जो कोई भी सामान होता है ना, उसको क्रय विक्रय करते, मतलब खरीद बेच भी करते थे इस चबूतरे पर बैठकर। तो आप जान गए कि हड़प्पा सभ्यता का सड़क व्यवस्था प्रणाली कैसा था। चलिए अब आपका दूसरा है जल निकासी प्रणाली। ये भी VVI टॉपिक है, हर बार लगभग एग्जाम में आता है 2 नंबर में। यहाँ का मतलब कि मोहनजोदड़ो की एक प्रमुख विशेषता इसकी जल निकासी प्रणाली भी है। जो मोहनजोदड़ो है ना, मोहनजोदड़ो के एक प्रमुख विशेषता इसकी जल निकासी प्रणाली भी है। यहाँ के अधिकांश भवनों में निजी कुएं एवं स्नान घर होते हैं। निजी का मतलब होता है कि स्वयं का मतलब हुआ स्वयं का मतलब अपना। कुएं एवं स्नान घर होते हैं। स्नान घर का मतलब होता है कि जिसमें नहाने वाले घर को स्नान घर बोलते हैं। भवन के कैमरे, जो घर के कैमरे में रसोई घर, स्नानागार, शौचालय आदि सभी का पानी भवन के छोटी छोटी नालियों से निकलकर गली की नालियों में आता था। जो भवन के कात में जो नाला बनाया था ना, छोटी छोटी, उस नलियों से निकलकर गली की नालियों में आता था। ये रसोई घर, स्नानागार, शौचालय आदि का पानी भवन की पहले छोटी छोटी नालियों में जाता था, फिर छोटी नालियों से गली की नालियों में निकल कर आता था। फिर गली की नालियों को मुख्य रूप से सड़क के दोनों ओर बनी पक्की नालियों से जोड़ा गया था। जो सड़क के दोनों ओर पक्की नाला बना होता है ना, उससे जोड़ा गया था। फिर मुख्य सड़क के दोनों ओर बनी नालियों को पत्थर अथवा सिलाओं द्वारा ढक दिया जाता था। जो सड़क के दोनों ओर नाला बना हुआ था ना, उसको
ढक भी दिया जाता था, पत्थरों के द्वारा ढक दिया जाता था, जिससे उसमें से गंदगी नहीं निकले और महक भी नहीं निकले और साफ सुथरा रहे। नलियों की सफाई एवं कूड़ा करकट को निकालने के लिए बीच में नर मुके का मतलब होता है कि मेन हॉल भी बनाया जाता था, जिससे वहाँ से जो नाला जो जाम हो जाता था ना, उसमें से कचरा को भी निकाला जाता था, जिसके कारण से नाला फिर साफ सफाई हो सके। आपका तीसरा विशेषता, मोहनजोदड़ो का तीसरा विशेषता यह है कि स्नानागार। मोहनजोदड़ो का सर्वप्रमुख विशेषता इसका स्नानागार भी है, विशेषता इसका स्नानागार भी है। मोहनजोदड़ो का एक सर्वप्रमुख सार्वजनिक स्थल स्नानघर। सार्वजनिक का मतलब होता है कि सभी का, जो उस नगर में रहता है उसका प्रयोग सभी आदमी कर सकते हैं, उसे सार्वजनिक बोला जाता है। जो दुर्ग शहर में स्थित है। स्नानगार कहाँ पर स्थित है? दुर्ग शहर में। यह स्नानगार 39 फीट लंबा 23 फुट चौड़ा एवं 8 फुट गहरा है। जो स्नान घर का मतलब होता है कि नहाने वाला घर कितना फीट लंबा है? 39 फीट, 23 फुट चौड़ा एवं 8 फुट गहरा है। इसमें उतरने के लिए उत्तर एवं दक्षिण की ओर सीढ़ियां भी बनाया गया था। जो स्नानागार है ना, उसमें उतरने के लिए मतलब नहाने जाने के लिए उत्तर एवं दक्षिण की ओर एक सीढ़ियां भी बनाया गया था। स्नानगार का फर्श पक्की ईंटों से बना हुआ था। जो स्नानगार था ना, उसकी फर्श जिसमें पानी जमा किया करता था स्नान करने के लिए, उसकी जो फर्श है ना, वो पक्की ईंटों से बनाया गया था। इस विशाल स्नानगार का उपयोग किसी धार्मिक अनुष्ठान के स्नान हेतु किया जाता था। स्नानगार के चारों ओर कैमरे तथा बरामदे होते थे। जो स्नानगार है उसका प्रयोग किस लिए किया जाता था? तो किसी धार्मिक अनुष्ठान के स्नान हेतु किया जाता था। स्नानगार के जो चारों ओर है न कमरे बना हुआ था, कपड़े बदलने के लिए कैमरे भी बनाया गया था। रूम, जिसको हम लोग रूम बोलते हैं, उसको कैमरे बदलने के रूम भी बनाया गया तथा बरामदे भी था, जिसमें घूम फिर सके आदमी। जल निकास के भी व्यवस्था था। जो स्नानागार है ना, उसका जल निकास के भी व्यवस्था बनाया गया था एवं स्वच्छ पानी को एक कुएं के द्वारा स्नान घर में लाया जाता था। स्नानागार के बगल, मान लीजिए ये स्नानागार है, यहाँ पर एक कुआं बनाया गया था, जिससे स्वच्छ पानी स्नानागार में कुएं के द्वारा लाया जाता था। फिर इस पानी जब गंदा हो जाता था, यहाँ से इसे नल्ला के द्वारा, यहाँ से मुख्य नल्ले के द्वारा सड़क से इसे बाहर की तरफ भेज दिया जाता था। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मोहनजोदड़ो के स्नानगार के बारे में। चलिए अब आपका चौथा टॉपिक है अन्नागार। अन्नागार का मतलब होता है कि अन्न को रखने वाले भंडार को अन्नागार बोलता है। तो मोहनजोदड़ो में ही 45.72 मीटर लंबा एवं 22.86 मीटर चौड़ा एक अन्नागार मिला है। जो मोहनजोदड़ो है ना, वहाँ पर 45.72 मीटर लंबा, सोच भी सकते कितना लंबा था, एवं 22.86 मीटर चौड़ा एक अन्नागार का अवशेष प्राप्त हुआ। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। इसमें अनाज को रखा जाता था। ये अन्नागार है, इसमें क्या अनाज को सुरक्षित करने के लिए रखा जाता था। यह पक्की ईंटों के चबूतरों पर बनाया गया था। ये जो अन्नागार है ना, कहाँ पर? पक्की ईंटों के चबूतरों पर बनाया गया था। किस शहर में? तो दुर्ग शहर में। अन्नागार में हवा जाने की भी व्यवस्था था। इस अन्नागार में हवा जाने की भी व्यवस्था था। क्योंकि अगर अन्न को रखते और उसमें हवा हुआ नहीं जाए तो सड़ जाता है, इसलिए इसको हवा को प्रवेश करने के लिए भी इसमें व्यवस्था बनाया गया था। यह दुर्ग शहर में स्थित था। अन्नागार कहाँ था? हड़प्पा के दुर्ग शहर में स्थित था। हड़प्पा के दुर्ग शहर में भी 12 धान कोठली खोजे गए। जो हड़प्पा के जो दुर्ग शहर में है ना, अलग अलग 12 धान कोठली खोजे गए, जिसमें से एक ये अन्नागार भी है। तो आपको अन्नागार के बारे में समझ में आ गया होगा। अब आपको यहाँ से भी एक टॉपिक है कि हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन एवं धार्मिक और राजनीतिक जीवन के बारे में लघु उत्तरीय प्रश्न में हर बार एग्जाम में पूछा जाता है 5 नंबर के। तो अब आपको इसको ध्यान से देखना है कि हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन और राजनीतिक जीवन के बारे में आपको ध्यान से देखना और किसी आपको कॉपी में नोट भी कर लेना, जिसमें आपका पहला टॉपिक यही कि उनका सामाजिक जीवन, सोशल लाइफ कैसा था। चलिए हम पढ़ाते सामाजिक जीवन के बारे में।
सामाजिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता में परंपरागत परिवार की सामाजिक इकाई थी। परंपरागत का मतलब होता है जो जो एक परंपरा से जो रूल चल रहा हो, अगर हम उस रूल को फॉलो करते तो उसी को परंपरागत करते। तो जो परंपरागत परिवार था, जो एक समय से वहाँ का रूल चलते आ रहा है, उसको फॉलो करते हैं, वहाँ के परिवार सभी फॉलो करते थे, उसीलिए उसको परंपरागत परिवार बोला जाता है। और एक सामाजिक इकाई थी। उनका सामाजिक जीवन सुखी एवं सुविधापूर्ण था। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं ना, उनका सामाजिक जीवन सुखी एवं सुविधापूर्ण था। उत्खनन से प्राप्त बहुसंख्यक, मतलब उत्खनन से जो प्राप्त हुआ बहुसंख्यक का मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में नारी की मूर्ति की प्राप्ति से संकेत मिलता है कि उनका परिवार मातृसत्तात्मक था। जो उत्खनन से प्राप्त पूरा वस्तु के में सबसे ज़्यादा बहुसंख्या में मिला है, क्या मिला? नारी की मूर्ति के अवशेष मिला है, जिससे संकेत दिया जाता है कि उनका जो परिवार होता है ना, मातृसत्तात्मक। जैसे कि आज किसी के घर में पिता का बात चलता है, तो उसी तरह हड़प्पा सभ्यता में न है मातृसत्तात्मक परिवार था, मतलब माता का बात को माना जाता था, इसीलिए इसे मातृसत्तात्मक परिवार भी कहा जाता है। चलिए अब हम जानते हैं कि हड़प्पा समाज की प्रमुख विशेषता निम्न। जो हड़प्पा समाज है ना, उसकी क्या क्या विशेषता है, चलिए हम जानते हैं कि हड़प्पा समाज की प्रमुख विशेषता निम्न। हड़प्पा सभ्यता का विशेषता क्या क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। जो हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन है ना, उसमें हड़प्पा सभ्यता का लोग शाकाहारी का मतलब होता है कि जो लोग मांस मछली नहीं खाता है उसे शाकाहारी बोला जाता है, तथा मांसाहारी का मतलब होता है कि जो लोग मांस मछली खाता है उसे मांसाहारी बोला जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग दोनों प्रकार का भोजन करते थे, कुछ मांसाहारी भी था, कुछ शाकाहारी भी था। चलिए अब खुदाई से प्राप्त सुइयों के अवशेष। जो खुदाई हुआ है ना हड़प्पा सभ्यता में, वहाँ से प्राप्त एक सुइया मिला है, जिसके अवशेष संकेत देते हैं कि सिले हुए वस्त्र पहनते थे। जो हड़प्पा सभ्यता में उत्खनन हुआ है ना, वहाँ से एक सुई मिला है, जिससे सुई के अवशेष से संकेत यह मिलता है कि वहाँ का लोग सिले हुए वस्त्र पहनते थे। जैसे कि आज हम लोग सिले हुए वस्त्र पहनते हैं, उसी प्रकार वो भी लोग सिले हुए वस्त्र को पहनते थे। केश विन्यास प्रचलित थे, स्त्रियां जूड़ा बांधती थी तथा पुरुष लंबे लंबे बाल तथा दाढ़ी मूछ रखते थे। जैसे कि केश विन्यास एक प्रकार का ये स्त्री का श्रृंगार होता है। स्त्रियां जूड़ा बांधती, आज नहीं बांधती, आज भी जूड़ा बांधती है, तथा पुरुष लंबे लंबे बाल तथा दाढ़ी मूछ भी रखते थे। इस सभ्यता के लोग आभूषण इस सभ्यता के जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं ना, आभूषण की शौकीन थे। मतलब हड़प्पा सभ्यता के लोग आभूषण पहनने में बहुत ही शौकीन थे, बहुत ही उसको अच्छा लगता था। विविध प्रकार का आभूषण, कंठहार, कनफूल, हौसले, भुजबंद, कारा, अंगूठी आदि पहनते थे। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं ना, आभूषण की इतना शौकीन थे, जो विभिन्न प्रकार का आभूषण पहनते थे। जैसे कंठहार, एक कंठ में पहना जाता है, इसको कंठहार बोला जाता है। फिर है कानफूल का मतलब होता है ये भी कंठ में ही पहना जाता है। हौसली भी पहना जाता है। भुजबंद का मतलब होता है कि पैर में पहनने वाले ज्वेलरी को भंजबुंद बोलते हैं। कारा पहनते, ये भी पैर में। अंगूठी का मतलब होता है कि जो उंगली में पहनते उसे अंगूठी भी कहा जाता है। चलिए श्रृंगार के भी हड़प्पा सभ्यता बहुत शौकीन थे। जो लड़की लोग श्रृंगार करते हैं ना, वो भी हड़प्पा सभ्यता के बहुत शौकीन थे। मोहनजोदड़ो की नारियल काजल। जो मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त क्या मिला है? नारियल है ना, नारियल का काजल का पाउडर आदि से परिचित थे। शीशे, कंघे एवं तांबे की दर्पण का उपयोग करते थे। चनहुदरों से लिपस्टिक मिला। जैसे कि आज हम लोग मुंह देखने के लिए एक ऐनक का प्रयोग करते हैं ना, उसी तरह से हड़प्पा सभ्यता के लोग भी तांबे की दर्पण का प्रयोग करते थे। केश सोंटने के लिए कंघे का प्रयोग करते थे, और मुंह में पाउडर लगाने के लिए क्या? नारियल काजल पाउडर लगाते थे। फिर चनहुदरों से एक लिपस्टिक का कारखाना भी मिला। जो चनहुदरो है ना, हड़प्पा मोहनजोदड़ो से 128 किलोमीटर दूर स्थित, वहाँ से लिपस्टिक का भी कारखाना मिला है।
चलिए अब अगला टॉपिक है कि इनका आभूषण बहुमूल्य था। इनका आभूषण बहुत कीमती पत्थरों से बना हुआ था। जो हड़प्पा सभ्यता का लोग है ना, वह आभूषण किन पत्थरों से बनाया हुआ था, जैसे कि हाथी की दांत से, हड्डी एवं शंख आदि से बनाते थे। जो आभूषण बनाते थे ना, क्या पत्थरों से बनाए जाते थे, हाथी की दांत से, हड्डी, जानवरों की हड्डी एवं शंख, शंख तो आप जानते हैं आदि से बनाए जाते थे। फिर 7 नंबर है, मिट्टी एवं धातु से निर्मित तरह तरह के बर्तनों का प्रयोग करते थे। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं ना, वह मिट्टी एवं धातु से निर्मित मतलब बनाया गया तरह तरह के एक एक के बर्तनों का प्रयोग करते थे। फर्श पर बैठने के लिए चटाई के साथ पलंग एवं चरपाई से भी परिचित थे। हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन इतना सुख एवं सुविधापूर्ण था कि वो लोग बैठने के लिए चटाई का प्रयोग करते थे और सोने के लिए पलंग एवं चरपाई के तकनीक से भी वो लोग परिचित थे। इस चरपाई पर भी सूतते थे, पलंग भी वो लोग बनाए थे। फिर है सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत सारे खिलौने मिले। जो सिंधु घाटी सभ्यता जिसको हड़प्पा सभ्यता कहते हैं ना, उसमें बहुत सारे खिलौने मिले हैं। एक बैल रूपी खिलौना जिसका सिर हिलता है, एक खिलौना मिला है, एक बैल रूपी खिलौना जिसका सिर हमेशा हिलता ही रहता है, वैसा एक खिलौना मिला है। एक हाथी भी मिला, एक हाथी का भी खिलौना मिला है जिसका सर दबाने से विभिन्न प्रकार की ध्वनि का मतलब होता है कि विभिन्न प्रकार का उससे आवाज निकलती है। फिर है 9 नंबर में, यहाँ से प्राप्त नर्तकी का मतलब होता है लड़की का मूर्ति की संकेत मिलता है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति भी मिलता है कि नृत्य के भी मनोरंजन का प्रिय साधन रहा होगा। जो मोहनजोदड़ो है ना, हड़प्पा सभ्यता, वहाँ का लोग नर्तकी का मूर्ति मिला, जिससे संकेत यह मिलता है कि नृत्य का मतलब नाच का भी ये लोग मनोरंजन का प्रिय साधन रहा होगा। मतलब यह है कि जैसे कि आज हम लोग नृत्य को मनोरंजन प्रिय साधन बनाए हैं ना, उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता का लोग भी नृत्य में मनोरंजन करते थे और गाने बजाने के भी शौकीन थे। ये लोग भी गाने बजाने के शौकीन थे, ये लोग भी गाने बजाने सुनते थे। चलिए 10 नंबर में है कि मछली फंसाने के कांटे एवं मुहावरे पर तीर से हिरन को मारते हुआ दिखाया गया के संकेत देते। जो हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन है ना, उसमें मछली फंसाने की कांटे जिसको हम लोग बंसी बोलते हैं, एवं मुहावरे पर तीर से हिरन को मारता हुआ दिखाया गया है उसका संकेत देते हैं कि यह लोग शिकार के भी शौकीन थे। जो हड़प्पा सभ्यता का लोग थे ना, वो लोग शिकार का भी बहुत बड़े शौकीन थे। इसीलिए तो हड़प्पा सभ्यता का जीवन जीने का एक इम्पोर्टेंट ये भी साधन था कि वो लोग शिकार भी करते थे। जैसे भेड़ का, बकरी का हड्डी कहाँ से मिला, हड़प्पा सभ्यता से मिला, जिससे अनुमान लगाया गया कि ये लोग शिकार भी करते थे। चलिए अब आपका ये था सामाजिक जीवन के बारे में। अब है आपका धार्मिक जीवन, रिलीजियस लाइफ, धार्मिक जीवन। हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन कैसा था? तो हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक स्वरूप के बारे में किसी भी प्रकार का लिखित साहित्य एवं धार्मिक स्मारक हमें उपलब्ध नहीं। जो हड़प्पा सभ्यता का धार्मिक जीवन है ना, उसके बारे में हमें किसी प्रकार का लिखित एवं साहित्य मतलब कोई भी बुक एवं धार्मिक स्मारक मतलब कोई भी धार्मिक मंदिर भी उपलब्ध नहीं हुआ है, जिससे हम अनुमान लगा सके कि हड़प्पा सभ्यता इसका पूजनीय था, इसका नहीं था। यहाँ के उत्खनन के स्वरूप प्राप्त अवशेष के आधार पर ही हम यहाँ के धार्मिक स्वरूप का अनुमान लगा सकते हैं। जो निम्न, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला, कोई धार्मिक स्मारक, कोई मंदिर भी नहीं मिला जिससे हम अनुमान लगा सके। जो नहीं मिला है जिससे अनुमान लगा सके कि ये लोग किसका पूज्य करता था, किस देवी देवता का पूजा करता था। इसी के आधार पर हम लोग इसका धार्मिक जीवन का अनुमान लगाते हैं कि उत्खनन से जो प्राप्त पूरा वस्तु के आधार पर ही इसके धार्मिक जीवन का अनुमान लगाया जा सकता है। जो निम्न है, चलिए जो निम्न है, पहला है कि हड़प्पा सभ्यता
हड़प्पा सभ्यता में मिस्र अथवा मेसोपोटामिया की तरह कोई मंदिर प्राप्त नहीं है। जैसे कि जिसमें हड़प्पा सभ्यता और मिस्र अथवा मेसोपोटामिया की तरह कोई मंदिर प्राप्त नहीं है। मिस्र की सभ्यता में और मेसोपोटामिया की सभ्यता में भी हड़प्पा सभ्यता की तरह कोई भी मंदिर वहाँ से प्राप्त नहीं हुआ है। न ही कोई ऐसा भवन मिला है जिससे मंदिर की संज्ञा दिया जा सके। जो हड़प्पा सभ्यता है ना, वहाँ से कोई ऐसा मंदिर नहीं मिला है जिससे उसे मंदिर का संज्ञा दिया जा सके, या कोई भवन नहीं मिला जिससे मंदिर की संज्ञा उसे दिया जा सके। चलिए दूसरा है कि मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से प्राप्त मृण मूर्तियाँ। मृण का मूर्तियाँ का मतलब होता है कि छोटे छोटे मूर्तियाँ को पुरातत्वविदों ने मात्र देवी की मूर्तियाँ मानते हैं। जो मोहनजोदड़ो से खुदाई हुआ है ना, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा में खुदाई हुआ है ना, वहाँ से मृण मूर्तियाँ छोटे छोटे मूर्तियाँ मिले हैं जिसे पुरातत्व ने मात्र देवी की संज्ञा दिया है। पुरातत्वविदों ने इसे किसका संज्ञा दिया है, तो मात्र देवी की संज्ञा दिया है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि मात्र देवी, यहाँ पर मात्रा हो गया, यहाँ पर मात्र देवी होता, मात्र देवी की पूजा होती थी। मात्र देवी आज दुर्गा, काली, चंडी, गौरी आदि के नाम से जाना जाता है। जो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के उत्खनन में मृण छोटे छोटे मृण मूर्तियाँ मिले ना, उसको पुरातत्वविद ने मात्र देवी की संज्ञा दिया गया, जिसे आज हम किसके नाम से जाने जाते हैं, दुर्गा के नाम से जानते हैं, काली के नाम से जानते हैं, चंडी, गौरी आदि के नाम से भी जाना जाता है। तो ये लोग मात्र देवी को पूजा भी करते थे, ये भी इतिहासकारों का मानना है। चलिए आपका तीसरा पॉइंट यह है कि एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया। जो हड़प्पा से जो एक मूर्ति मिला है ना, जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, जो धरती देवी की मूर्ति है, जिसे पुरातत्वविद ने धरती देवी की मूर्ति का संज्ञा दिया है। अतः संभव है कि हड़प्पावासी धरती की उर्वरता देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। जो हड़प्पा से एक मूर्ति मिला जिसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है, उससे पुरातत्वविदों ने किसकी संज्ञा दिया, धरती देवी की मूर्ति को, जो धरती माता आज हम लोग कहते हैं, उसी को संज्ञा दिया है कि हड़प्पावासी धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी भी पूजा करते थे। यहाँ पर कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, सब अनुमान लगाया गया। जो मूर्तियाँ छोटी छोटी मूर्तियाँ मिली उससे अनुमान लगाया गया। फिर 4 में मेके महोदय को मोहनजोदड़ो से एक ऐसी मुद्रा प्राप्त हुआ है। मेके महोदय है ना, वो मोहनजोदड़ो में उत्खनन किया, उसको एक ऐसी मुद्रा प्राप्त हुआ है जिसमें 3 मुख वाला एक पुरुष योग मुद्रा में बैठा है। 3 मुख वाला एक पुरुष मुद्रा में बैठा है, इससे 3 सिंह है। जो बैठा है ना, उसके 3 सिंह है। इसके बाएं ओर एक गेंडा और भैंस, इसके बाएं ओर एक गेंडा और भैंस बैठे हुए हैं, तथा दाएं ओर एक हाथी और व्याघ्र है। बाएं ओर क्या है, गेंडा और भैंस है, और दाएं ओर एक हाथी और व्याघ्र है। इसके सम्मुख एक हिरन है, इसके सम्मुख मतलब आगे एक हिरन है। इसकी तुलना पशुपति से किए गए, पशुपति महादेव से किए गए हैं, जिसके बाएं में एक गेंडा और भैंस है तथा दाएं में हाथी एवं व्याघ्र है। इसके सम्मुख एक हिरन है। इसकी तुलना किससे किए गए हैं, पशुपति महादेव से। किसने किया है, मेके महोदय ने। चलिए आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपका अगला टॉपिक है 5 में है कि हड़प्पा सभ्यता। जो हड़प्पा सभ्यता से बहु संख्या में पत्थर अथवा मिट्टी से बनी लिंग योनि की प्राप्ति हुई। जो हड़प्पा सभ्यता है ना, बहुत संख्या का मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में पत्थर अथवा मिट्टी से बनी लिंग योनि की प्राप्ति भी है, जो लिंग पूजा की ओर संकेत करता है। जो हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन हुआ है ना, उस उत्खनन से मिट्टी अथवा पत्थर से बनी लिंग योनि का प्राप्ति भी हुआ है, जो लिंग की पूजा की ओर संकेत करता है। चलिए आपका संतमा यह है कि यह लोग, जो हड़प्पा सभ्यता के है लोग ना, यह लोग वृक्ष को, जो वृक्ष होता है ना, जिसको गाछी बोलते हैं, वृक्ष में जो यह लोग वृक्ष में विशेष पीपल की पूजा करते थे। जैसे कि ये लोग हड़प्पा सभ्यता के लोग वृक्ष में किसका पूजा करते थे, पीपल की पूजा करते थे।
क्योंकि मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा पर 2 जुड़वा पशुओं के शीश पर 9 पीपल की टहनियों दिखाई गई। जो मोहनजोदड़ो से उत्खनन हुआ है ना, तो वहां से एक मुद्रा मिला है जिस पर मुद्रा पर है ना 2 पशुओं, 2 जुड़वा पशु, जो दो जुड़वा मतलब 2 जुड़वा पशुओं के शीश मतलब ऊपर 9 पीपल की टहनियों दिखाई गई है, जिससे अनुमान लगाया कि ये लोग पीपल का भी पूजा करते थे। फिर चलिए 7 नंबर में है कि इस सभ्यता मतलब हड़प्पा सभ्यता का कुबर वाला बैल विशेष पूजनीय था। हड़प्पा सभ्यता का जो लोग हैं ना, वो कुबर वाले बैल को भी पूजते थे और उसका विशेष ये भी पूजनीय था। बड़ी संख्या में प्राप्त ताबीज संकेत देते हैं कि ये लोग तंत्र मंत्र के भी में विश्वास रखते। बहुत बड़ी संख्या में ताबीज का मतलब होता है कि मृत मतलब तंत्र मंत्र के संकेत देते। ताबीज प्राप्त हुए जिसमें कुछ तंत्र मंत्र का विधिया रखा जाता है, उसी को ताबीज बोलते हैं। कि ये लोग तंत्र मंत्र में भी विश्वास रखते थे। जैसे कि वर्तमान समय में भी तंत्र मंत्र में विश्वास रखा जाता है, उस समय में भी तंत्र मंत्र में भी हड़प्पा वासी विश्वास रखते थे। चलिए 10 नंबर में है कि कालीबंगा एवं लोथल से ईंटों से बनी वेदी मिली है। चलिए 10 नंबर में कालीबंगा एवं लोथल से ईंटों की बनी वेदी मिली है। जो कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। लोथल गुजरात में है। यहाँ से ईंटों की वेदी मिली है जो अग्नि पूजा का साक्ष्य है। जो अग्नि पूजा का साक्ष्य मिलता है कहाँ से? कालीबंगा एवं लोथल से वेदी बनी जो अग्नि पूजा, ये लोग अग्नि को भी पूजा करते थे, उसी को अग्नि पूजा का भी साक्ष्य मिला। कालीबंगा में हवन कुंड से यज्ञ का भी साक्ष्य मिला। जो कालीबंगा है ना, उसमें हवन कुंड मिला, जिससे यज्ञ का भी साक्ष्य मिला। जो हड़प्पा सभ्यता का लोग यज्ञ भी करते थे। 11 नंबर में मृतक संस्कार पर निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। जो हड़प्पा सभ्यता का लोग है ना, उसका अंतिम संस्कार कैसे किया जाता था, उस पर कुछ नहीं किया जाता है। कुछ लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, न कुछ कहा जा सकता है। एक व्यक्ति है मार्शल महोदय, उनके अनुसार सिंधु निवासी सर्वों को 3 प्रकार से दफनाया जाता था। मार्शल महोदय के अनुसार सिंधुवासी मतलब हड़प्पावासी या सिंधुवासी को 3 प्रकार से दफनाया जाता था। वहाँ के जब लोग को मृत्यु हो जाता था, वहाँ के लोगों को 3 प्रकारों से दफनाया जाता था, जिसमें पहला है ए में है पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण का मतलब होता है कि इसमें संपूर्ण सर्व को भूमि के नीचे गाड़ दिया जाता है। पूर्ण समाधिकरण का मतलब पूर्ण कर दिया, जिसको पूर्ण समाधिकरण होता है ना, उसमें संपूर्ण मतलब पूरी शव को भूमि के नीचे गाड़ दिया जाता है, उससे पूर्ण समाधिकरण कहा जाता है। फिर आंशिक समाधिकरण मतलब कुछ समाधिकरण, इसमें पशु पक्षियों के खाने के पश्चात सर्व के बचे हुए भाग को गाढ़े में गाड़ दिया जाता था। जैसे कि आंशिक समाधिकरण में किसी आंशिक समाधिकरण में क्या होता था, जब किसी भी व्यक्ति का मृत्यु होता था ना, तो उस शव को पहले पशु पक्षियों को खुले जगह में खाने के लिए बीन दिए जाते थे। जब वो खा लेते तो जब हड्डी बचता था ना, तो उस हड्डी को बचे हुए भाग को गाड़ दिया जाता था। जब जो भाग पशु पक्षी के खाने के बाद जो बच जाता था ना, उसे गड्ढा खोदकर गाड़ दिया जाता था। गड्ढा के नीचे दफना दिया जाता था। फिर आपका तीसरा सी है दाह कर्म। इसमें शव को जला दिया जाता था एवं उसके भस्म को उसकी भस्म बाघ होता था ना, उसको गाड़ दिया जाता था। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में होता है दाह कर्म भी होता है कि ना, इसमें सर्व को जला दिया जाता है, जिसमें पूर्ण सर्व को लाया जाता था और जला दिया जाता था एवं उसकी भस्म जो राख बचता था ना, उसको गाड़ दिया जाता था। ये आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मृतक संस्कार 3 प्रकारों से किया जाता था। एक है पुनः समाधिकरण, जिसमें संपूर्ण सर्व को नीचे गाड़ दिया जाता था। दूसरा है आंशिक समाधिकरण, इसमें पशु पक्षियों के खाने के पश्चात सर्व के बचे हुए भाग को गड्ढे खोदकर गाड़ दिया जाता है। तीसरा है दाह कर्म, इसमें सर्व को जला दिया जाता था एवं उसकी भस्म को गाड़ दिया जाता था।
अब आपका 12वां है और अंतिम पॉइंट है धार्मिक जीवन का। खुदाई से प्राप्त तावीज़ों से पता चलता है कि ये लोग अंधविश्वासी भी थे तथा भूत प्रेत में भी विश्वास करते थे। जब खुदाई हुआ है ना तो बड़े मात्रा में तावीज़ प्राप्त हुआ है, जिससे ये लोग अंधविश्वास था, मतलब भूत प्रेत में भी विश्वास करते थे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज के सेशन में इतना ही। फिर आपको पार्ट 3 में इस चैप्टर को ख़त्म करने की हम प्रयास करेंगे। अगर आप पार्ट 2 को देख लिए, अगर आप पार्ट 1 को नहीं देखे तो पहले आप पार्ट 1 को क्लिक करके आप ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद, तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय।